साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मानव शुक्राणु। तो इसके पहले के वीडियो में हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को कवर कर चुके हैं, वो भी बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप उनको भी पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं मानव शुक्राणु। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी हमें मानव शुक्राणु बनाना है, उसका नामांकन सहित हमें वर्णन भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि मानव शुक्राणु कहते किसे हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि शुक्राणु जो होते हैं ना, इनका निर्माण किससे होता है? शुक्राणु जनन से होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो है ये शुक्राणु जनन की एक प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन प्रक्रिया के द्वारा वृषण में होता है। कहाँ पर होता है? वृषणों में होता है। और जो वृषण है ये हमारा नर जनन तंत्र का भाग होता है। तो शुक्राणुओं का जो निर्माण है ये किसके माध्यम से होता है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के माध्यम से वृषण में होता है। कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। ये माप में अपेक्षाकृत बहुत सूक्ष्म और गतिशील होते हैं। तो जो शुक्राणु होते हैं ये अति सूक्ष्म होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुक्राणु होते हैं ये गतिशील होते हैं। तो शुक्राणुओं के बारे में हमें यहाँ तक जानकारी प्राप्त हो गई कि जो शुक्राणु हैं इनका निर्माण शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के माध्यम से वृषण में होता है। शुक्राणु जो होते हैं ये अति सूक्ष्म होते हैं और साथ ही ये गतिशील होते हैं। और ये संख्या में अगर बात करें शुक्राणुओं की, तो संख्या में बहुत अधिक में ये बनते हैं। तो मानव के शरीर के अंदर संख्या में जो शुक्राणु होते हैं ये बहुत अधिक बनते हैं। नर जनन तंत्र का ये भाग होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, प्रत्येक जो शुक्राणु होता है वो पतला व लंबा होता है। तो जो शुक्राणु होता है वो कैसा होता है? पतला व लंबा होता है। इसे हम फिगर के माध्यम से भी देखेंगे। तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, यानी जो हमारा शुक्राणु होता है इसमें मुख्यतः हम 3 भागों में इसे बांट करके पढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार से संरचना होती है मानव शुक्राणु की। तो मानव शुक्राणु में पहला ये वाला जो भाग होता है ना पूरा, ये हमारा सिर कहलाता है, यानी कि शीर्ष कहलाता है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है ये वाला, ये हमारा कहलाता है मध्य खंड। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है आखिरी वाला, वो हमारा पुच्छ कहलाता है। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड करके हम शुक्राणु को पढ़ते हैं। पहला कौन सा? शीर्ष यानी कि सिर होता है, दूसरा हमारा मध्य खंड होता है, और तीसरा हमारा पुच्छ होता है। तो इस प्रकार से हम एक एक का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं सिर, यानी कि जो हमारा शीर्ष होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम शीर्ष के बारे में बताते हैं कि यह प्रायः फूला हुआ लंबा सा एक भाग होता है। जो शीर्ष होता है ये फूला होता है और लंबा सा एक भाग होता है। इसमें लंबा सा अगुणित एक केंद्रक होता है। तो इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा शीर्ष का पार्ट हो गया। और शीर्ष में बताया गया कि जो शीर्ष होता है ना ये एक लंबा सा भाग होता है। क्या होता है? शीर्ष एक लंबा सा भाग होता है। और इसके मध्य में यहाँ पर एक केंद्रक होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक केंद्रक होता है। तो इस केंद्रक के चारों ओर यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है। केंद्रक के चारों ओर यहाँ पर क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो शीर्ष होता है ना यह प्रायः फूला, आपको दिख रहा होगा फूला होता है, और क्या होता है? लंबा सा भाग होता है। और इसमें एक लंबा सा अगुणित केंद्रक होता है। तो शीर्ष के अंदर एक क्या होता है? शीर्ष के अंदर एक केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव होता है। तो इस केंद्रक के चारों ओर यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव। इसके आगे की ओर शीर्ष पर, यानी कि आगे की ओर जो शीर्ष पर जाएंगे तो गाल्जी कायों की बनी एक्रोसोम नामक रचना होती है। तो यहाँ पर शीर्ष में आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर गाल्जी काय की बनी हुई एक संरचना होती है, और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो इस प्रकार से हम शीर्ष के बारे में बताते हैं कि यह प्रायः फूला और लंबा सा भाग होता है। इसमें एक अगुणित केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव होता है। और इसके आगे की ओर बात करें तो उसमें शीर्ष पे होता क्या है कि गाल्जी कायों की बनी एक्रोसोम नामक रचना होती है। तो इस प्रकार से हमारा शीर्ष वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है मध्य खंड। कौन सा आता है? मध्य खंड आ जाता है। तो यहाँ पर फिगर में देख लेते हैं, मध्य खंड की बात करें तो ये हमारा फिगर में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना होती है ना ये वाली, ये कहलाता है मध्य खंड। तो बात करें अगर हम मध्य खंड की, तो सिर की तुलना में ये जो हमारा सिर है उसकी तुलना में ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो मध्य खंड जो होता है वो सिर की तुलना में क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। और ये जो मध्य खंड है ना ये सिर के माध्यम से जुड़ा हुआ है यहाँ बीच में। तो मध्य खंड जो है ये शीर्ष के माध्यम से किससे जुड़ा होता है? ग्रीवा के द्वारा। तो ग्रीवा
ग्रीवा के द्वारा मध्यखंड जो होता है ये सिर से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं। और इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो हमारी संरचना है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की है। किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं कि यह सिर की अपेक्षा पतला, छोटा एवं छोटी सी ग्रीवा के द्वारा सिर से जुड़ा रहता है। तो बात करें मध्यखंड की, तो सिर की तुलना में ये क्या होता है? पतला होता है, जैसा कि आप संरचना में देख सकते हैं। तो सिर की तुलना में यह पतला होता है, साथ ही साथ ये छोटा होता है। और ये जो मध्यखंड होता है ये ग्रीवा के माध्यम से शीर्ष से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि यह सिर की अपेक्षा पतला होता है, छोटा होता है और छोटी सी ग्रीवा के द्वारा ये सिर से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से हम बताते हैं। इस भाग में 2 तारककाय तथा माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाहर थोड़ा सा कोशिका द्रव होता है। तो इसमें तारककाय होता है, मध्यखंड में क्या होता है? तारककाय होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसके बाहर भी यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव होता है? कोशिका द्रव भरा रहता है। तो इस प्रकार से ये मध्यखंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है पुच्छ का। लास्ट पॉइंट कौन सा आता है? पुच्छ का आता है। तो यहाँ पर इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये वाला जो हमारा पार्ट हो जाता है ये हमारा कहलाता है पुच्छ। क्या कहलाता है? पुच्छ कहलाता है। और इसके बीचों बीच में एक अक्ष जाती है जिसे हम अक्षीय तंतु बोलते हैं या अक्ष सूत्र बोलते हैं। तो पूंछ के बीचों बीच से यहाँ पर एक अक्षीय रेखा जाती है जिसे हम अक्षीय सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षीय सूत्र। तो यहाँ पर इसके बारे में बताते हैं पुच्छ के बारे में कि यह कोशिका द्रव के शेष भाग से बनी झिल्लिवत प्रायः लंबी कोड़े जैसी, कैसी होती है? कोड़े की जैसी और अत्यधिक गतिशील होती है। तो जो पूंछ होती है, इसकी बात करें, जो पुच्छ है यहाँ पर, ये अत्यधिक गतिशील होता है और कोड़े की जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? कोड़े की जैसी संरचना होती है, एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। और इसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि इसकी मध्य रेखा में एक पतला क्या होता है? अक्ष सूत्र होता है। तो जो पुच्छ होती है इसके बीचों बीच में एक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं अक्ष सूत्र। पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती है। तो इसका जो पिछला भाग होता है, जो लास्ट का पार्ट होता है, यहाँ पर झिल्ली नहीं होती है। तो हम बताते हैं कि इसके पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती है, केवल नग्न अक्ष सूत्र ही होता है। तो इस प्रकार से पुच्छ भी क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव शुक्राणु, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका फिगर भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।